सोचिए, एक स्कूल की कैंटीन में स्टूडेंट्स कैंटीन खुद चलाएं और मुनाफा सब में बढ़ जाए। यही कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सबके लिए सबके द्वारा। तो इसी से संबंधित है हमारा आज का टॉपिक, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और आज हम चर्चा करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसको हम सहकारी संगठन के रूप में भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सहकारी संगठन होता क्या है, जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। तो सबसे पहले सहकारी समिति उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों के कल्याण के लिए एकजुट होते हुए हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक मतलब बाय कंसेंट, क्या है, एकत्रित हुए हैं जो सदस्यों के कल्याण, क्या है कि बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं, कुछ समाज के कल्याण के लिए एकजुट होते हैं, उनको हम उन सदस्यों के फॉर्म में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। दूसरा है एक सहकारी समिति का सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। अब यहाँ पे हमने पहले देखा था पार्टनरशिप में कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है किस एक्ट के तहत आया है, ये आया है सहकारी इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत आया है। और यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होगा कि अगर आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन वो कैसा होगा, हमारा कंपलसरी होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। वहां पे कंपलसरी नहीं था, पंजीकृत अपंजीकृत थी, लेकिन जो पंजीकरण था वो अनिवार्य नहीं बताया था, कहाँ, साझेदारी में, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य होगा। फिर तीसरा है, इसकी प्रक्रिया सरल है एवं सीमित का गठन करने के लिए कम से कम 10 बालिग सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है हमने, बालिग। बालिग मतलब कि जो मेजर हो, कोई भी 10 मेंबर्स जो मेजर है, माइनर मतलब जो 18 से वर्ष की कम की आयु के नहीं है, मेजर होना चाहिए। 10 मेंबर्स मिलके कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सीमित की पूंजी को अंशों का निर्गम कर इसके सदस्यों को जुटाया जा सकता है। आप लाइबिलिटी जो पूंजी है, कैपिटल आप ला रहे हो, उसको अंशों में बांट के आप इसका सदस्यों में बांट सकते हो या जुटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था कोऑपरेटिव सोसाइटी या संगठन। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है वोट की समानता, इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। तो सहकारी समिति एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से शासित होती है। ठीक है, पर पर्सन पर वोट, इस नियम से ये लागू होगी कि जो पर व्यक्ति पर वोट देगा उससे ये लागू होगी। तो सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि से प्रभावित हुए बिना प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो जितने भी सदस्य हैं, जितनी उनने पूंजी लगाई है, उससे बिना कि कौन कितनी कैपिटल लगा, उससे प्रभावित हुए बिना हर जो सदस्य उसका राइट है वो कि अपना वोट रख सकता है या समान रूप से दे सकता है। फिर है स्थायित्व, जिसको बोलते हैं हम स्टेबल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो सदस्यों के मृत्यु, दिवालिया होना अथवा पागलपन सहकारी समिति की निरंतरता को प्रभावित नहीं कर सकता। वहां पार्टनरशिप में और एचयूएफ में क्या देखा था कि एचयूएफ में ये हो रहा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, कि अगर मेलकर्ता की मृत्यु हो रही है तो अन्य सदस्य संभालेंगे। पार्टनरशिप में वो डीड कैंसिल हो जाएगी, कि मतलब खत्म हो सकती है वो पार्टनरशिप, की अगर कोई पागल हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, या किसी भी कारण से वो अवकाश पे जा रहा है, वहां पे वो खत्म हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये प्रभावित नहीं होगी, ये इनइफेक्टिव है यहाँ पे। सीमित, इसीलिए सदस्यता में आए परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना कार्य कर सकते, कि कोई भी एक सदस्य की यहाँ मृत्यु हो रही, दिवालिया हो रहा है, तो उससे अन्य सदस्य अप्रभावित रहेंगे और वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो संचालन है वो सुचारू रूप से आगे होता रहेगा। थर्ड है मितव्ययी प्रचालन। ठीक है, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं सदस्य सीमित को साधारणता अनैतिक सेवाएं देते हैं, क्योंकि ध्यान मध्यस्थ की समाप्ति पर ही केंद्रित होता है, ऐसे लगात में कमी आती है। तो ये क्या है, इकोनॉमी में जो ऑपरेशन, मतलब हम मितव्ययी प्रचालन कर रहे हैं कि सीमित जो भी है साधारणता अनैतिक सेवाएं, जो सेवाएं देना ही इन सदस्यों का काम है। और ये किसके द्वारा होता है, मध्यस्थ मतलब एक मीडिएटर होता है। तो अगर उसकी समाप्ति पर ध्यान केंद्रित होता है तो इससे क्या है, कॉस्ट में, कि अगर हम मध्यस्थ के द्वारा काम करवा रहे हैं तो जो हमारे खर्चे उसमें कमी आ सकती है। ठीक है, फिर है सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, जितनी वो कैपिटल ला रहे हैं उतनी उनकी लाइबिलिटी होगी, उनका दायित्व उसी के अनुसार तय होगा। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ मेरिट्स। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, अब इनकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं। ठीक है, तो सीमित संस्थान, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है,
तो सहकारी समिति के संस्थान सदस्यों की पूंजी से बनते हैं। कैसे बनते हैं? रिसोर्सेस कैसे, जैसे मशीनरी आ रही या कोई भी बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, जितनी वो कैपिटल लेके आ रहे हैं जो भी सदस्य, जिनके संस्थान सीमित होते हैं। कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। हम यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी या दायित्व की बात कर रहे हैं। तो निवेश पर लाभांश की नीची दर के कारण भी अधिक सदस्य नहीं बन सकते। अगर वो निवेश जितनी कैपिटल ले रहे हैं उसमें वो ज्यादा कैपिटल नहीं लेके आ रहे हैं, तो उनका लाभ जो है प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी कम हो सकता है। तो कई लोग इसके कारण इसमें सदस्य या सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है। फिर सेकंड, असक्षम प्रबंधन, इनएफिशिएंट इन मैनेजमेंट। हम इसकी डीमेरिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सहकारी समितियां ऊंचा वेतन नहीं दे पाती, क्योंकि हम मेंबर्स जितना कैपिटल लेके आ रहा है उस हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो कम ही सदस्य यहाँ पे सदस्यता प्राप्त कर पाते हैं। तो ये क्या है? ऊंचा वेतन मतलब हाई सैलरी नहीं पे जाती, क्योंकि इनका मुख्य मोटिव सेवा ही होता है। ठीक है। तो इसीलिए उसको कुशल प्रबंधक नहीं मिल पाते। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट, अच्छा कुशल प्रबंधक, जो सारे गुण होते हैं वो मैनेजर्स मैनेज नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अच्छे हाई इंसेंटिव या सैलरीज पे नहीं कर पा रहे, तो इतना अच्छा प्रबंधन नहीं होता है। जो सदस्य स्वेच्छा से अनैतिक सेवाएं देते हैं वे साधारणतः पेशेवर योग्यता प्राप्त नहीं होते। ठीक है। जो सेवाएं दे रहे हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं है, जैसे कि उस फील्ड में स्पेशलाइज नहीं है, तो जो भी सेवा अपनी इच्छा से दे रहे हैं वो उतने प्रोफेशनल या एक्सपर्टाइज नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा है सरकारी नियंत्रण। गवर्नमेंट का यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो सहकारी समिति को सरकार सुविधाएं देती है। ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका किससे फंडिंग, सरकार की जितनी भी सुविधा दी जाती है, लेकिन बदले में उस खातों के अंकेक्षण, खाते जमा करना आदि से संबंधित कई नियमों का पालन करना। अब क्योंकि यहाँ सरकार का हस्तक्षेप है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितने भी उनके खाते हैं वो किसके द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं? सरकार के द्वारा। एक गवर्नमेंट ऑडिटर जाएगा और ये सारे खातों का आंकलन करेगा। ठीक है। तो उसका पालन करना होता है। इससे सीमित के प्रचालन की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है तो इसमें एक नकारात्मक तरह का प्रभाव, क्योंकि साझेदारी में भी हम क्या कर रहे थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करना कंपलसरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक गवर्नमेंट एडिटर आएगा और जितने भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनका पूरा आंकलन करेगा कि कोई हस्तक्षेप या गड़बड़ ना हो। उसके कारण हस्तक्षेप गवर्नमेंट का रहता, तो एक नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। फिर देखते हैं हम फोर्थ, विचारों की भिन्नता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है। तो परस्पर विरोधी विचारों के कारण आंतरिक कलह उत्पन्न हो जा सकती है। जैसे पार्टनरशिप में था कि कोई डिसीजन पे एग्री नहीं कर रहा, तो उसी तरह अगर डिफरेंस है ओपिनियन में, मतभेद है किसी भी तरह का, या कोई एग्री नहीं कर रहा, तो उसके कारण क्या है? डिस्प्यूट हो सकता है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है हमारा वो इफेक्ट हो सकता है। तो ये थे उसके कुछ लिमिटेशंस के तौर पे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कितने प्रकार की होती हैं हमारी सहकारी समिति के प्रकार हमने देखे। सबसे पहला है उत्पादन सहकारी, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिगार्डिंग, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर रही है वो हो सकती है। ठीक है। उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रही है। दूसरा है विपणन, मार्केटिंग की कोई एक्टिविटीज कर रही है वो। कृषक मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। फिर आवासीय गृह समिति, जो आवास वगैरह घर वगैरह बना रही है, उस तरह की, जैसे HFL हो गया है, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उस तरह की भी आवासीय गृह समिति हो सकती है। फिर ऋण, कोई आपको ऋण लोन वगैरह प्रोवाइड करवा रही है शॉर्ट टर्म पे, SBI के भी कई लोन्स आते हैं, तो उस तरह की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। ग्राहक सहकारी समिति, कंज्यूमर फोरम्स वगैरह हैं, उस तरह की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर एक्ट के अंदर बनी हो सकती है। तो कितने प्रकार हो सकते हैं ये? 1 2 3 4 5 6 प्रकार की हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, जो अलग अलग कार्य, अलग अलग सेवाएं सदस्यों के द्वारा दी जा रही है। ये था हमारा आज का टॉपिक। सहकारी समितियों का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं, सेवाएं भी होती हैं, लेकिन क्या व्यक्तिगत हित सबसे ऊपर होता है? चलिए हम इसको जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं, और मोर डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।